हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 33। कहानी सुनाने से पहले मैं कुछ लोगों के मन की बात कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि इस कहानी में इस बार गोलू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और गोलू को ही ज़्यादा दिखाया जा रहा है। पर आप अगर ध्यान से सुनते हैं तो आप समझते हैं कि गोलू ही वो किरदार है जो आपके होठों पर मुस्कान ला देता है, या फिर आप कितने भी उदास हो, कितने भी दुखी हो, आपको हंसा देता है। तो गोलू के लिए थोड़ा सा प्यार आप दिखा ही सकते हैं। बाकी कहानी जारी रहेगी और अभी तो कहानी में बहुत कुछ होना बाकी है, तो सिर्फ गोलू पर ही अटके मत रहिए। गुड्डू की बातें सुनकर पिंकी का मन भारी हो गया। गुड्डू की एक एक बात सही थी और उसे गुड्डू के लिए बुरा भी लग रहा था। उसने गुड्डू को गलत कहा। गोलू ने सुना तो उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गलती उसी की है। गोलू कुछ देर शांत रहा और फिर कहा, हमका माफ कर दो भैया, वो इतना भसड़ मचा ना कि कुछ समझ ही नहीं आया। हम जानते हैं हमने बहुत सी गलतियां की है और हमको एहसास भी है, पर क्या करें, हम वो करने अच्छा चाहते हैं और होता हमेशा उल्टा और हम फंस जाते हैं। गोलू, हम जानते हैं, लेकिन पहले हमारी जिंदगी जैसी थी हमने एडजस्ट कर लिया, पर अब हमारी जिंदगियों में हमारी पत्नी और होने वाले बच्चे भी जुड़ चुके हैं। उनके लिए तो हम लोग कबो ना कबो सुधर पाए हैं, पर कम से कम जे लोगों के लिए खुद को थोड़ा बदल सकते हैं ना। हमरे लिए शगुन हो चाहे तुमरे लिए पिंकी, अब इन लोगों की जिम्मेदारी हमरे ऊपर है। जे बात को समझो गोलू। गुड्डू ने थोड़ा सामान्य होकर कहा, समझ गए भैया, आइंदा से हम किसी भी कांड में पैर ना रखी है, अपने काम से काम रखी है। गोलू ने कहा, वो सब तो ठीक है गोलू, लेकिन अब तुमको यहाँ से लेकर कैसे जाएं? वो कंपाउंडर ने तो तुमको पागल घोषित कर दिया है। जे लोग इतनी आसानी से तुमको जाने नहीं देंगे। गुड्डू ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो अब हम क्या करेंगे गुड्डू? पिंकी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। पिंकिया, तुम हॉस्पिटल के बाहर चलो, हम और गुड्डू भैया तुमको वहीं मिलते हैं। और गुड्डू भैया, तुम हमका रिसेप्शन पर मिलो, हम बस 2 मिनट में आते हैं। गोलू ने बिस्तर से उतरकर कहा। वार्ड बॉय ने गोलू को बिस्तर से उतरते देखा तो कहा, ए, कहाँ जा रहे हो? अब मूतने भी ना जाएं, हमारी अम्मा डायपर नहीं पहनाई है हमका। गोलू ने वार्ड बॉय से कहा तो वार्ड बॉय ने गोलू से जाने का इशारा कर दिया। गोलू ने गुड्डू और पिंकी से जाने का इशारा किया और खुद बाथरूम की तरफ चला आया। चलते चलते उसने बगल वाले बेड के टोकरे से 2 सेब उठा ली और आगे बढ़ गया। कॉमन एरिया में मेल और फीमेल दोनों के लिए बाथरूम बने थे, पर गोलू महिलाओं वाले बाथरूम में घुसा। गोलू के कहने पर पिंकी हॉस्पिटल से बाहर गुड्डू की बाइक के पास चली आई और गुड्डू रिसेप्शन पर रुक गया। कुछ देर बाद साड़ी में लिपटी एक अजीबोगरीब औरत गुड्डू के बगल में आकर खड़ी हो गई और कहा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना। गुड्डू ने हैरानी से उस औरत को देखा जिसने घूंघट किया हुआ था। एक अनजान औरत उसे साथ चलने को कह रही है। सोचकर गुड्डू ने जैसे ही कहने के लिए मुंह खोला, वहां खड़े कंपाउंडर ने कहा, ये कौन है? गुड्डू से पहले औरत ने कहा, हम हैं इनकी मेहरारू, गोली देवी, कहो तो तुम्हें भी दे दूं? क्या? कंपाउंडर ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, गोली और क्या, नॉटी, कुछ भी सोचते हो? महिला ने कहा। गुड्डू की नजर जब महिला के नीचे पैरों में पड़े जूतों पर पड़ी तो गुड्डू को समझते देर नहीं लगी कि साड़ी में लिपटी अजीबोगरीब औरत कोई और नहीं बल्कि गोलू है। उसने गोलू का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ चलो, घर चलो, पराए मर्दों से मुंह लगने की तुम्हारी आदत नहीं छूटी। घर चलो, तुम्हारा इलाज करते हैं हम अभी। ऐसे कैसे? ये है कौन? कंपाउंडर ने गोलू की हरकतों से कुछ शक हुआ तो उसने गुड्डू से कहा, जे हमारी औरत है, तुमको कोनो दिक्कत है का? गुड्डू ने कंपाउंडर को घूर कर देखते हुए कहा, और जे हमारा मर्द। गोलू ने गुड्डू से चिपकते हुए कहा। गुड्डू ने एक चपेट गोलू के गाल पर रखते हुए कहा, पब्लिक में ज्यादा चिपका चिपकी नहीं, चुपचाप चलो यहाँ से। गुड्डू से थप्पड़ खाकर गोलू आगे बढ़ गया। अब जितना अजीब उसका भेष था, उससे भी ज्यादा अजीब थी उसकी चाल। कंपाउंडर ने उसको जाते देखा और गुड्डू से कहा, बड़ी मर्दाना औरत है आपकी। गुड्डू ने गोलू को जाते देखा और कहा, हाँ
बचपन से बाप भाई के बीच रही है ना, तो थोड़ा मर्दानापन आ गवा है। गुड्डू वहां से निकल गया और कंपाउंडर अपने काम में लग गया। गुप्ता जी का घर कानपुर। गोलू की अम्मा के फोन करने से गुप्ता जी तुरंत घर चले आए और गुप्ता इनके पास आकर कहा, का हुआ बहू को और कहाँ है वो? अरे हम तो तुलसी को दिया दिखाने गए थे कि पिंकिया चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। गुड्डू यहाँ आया तो उसी के साथ अस्पताल भेजे हैं बहू को। आप जल्दी चलिए ना, पता नहीं पिंकिया कैसी होगी, कहीं अकेले घबरा न जाए। गुप्ता इन ने परेशानी भरे स्वर में कहा। इतना सब हो गवा और तुम अब बता रही हो? अरे उसी वक्त फोन काहे नहीं किया? घर को ताला लगाओ और चलो हमारे साथ। कौन से हॉस्पिटल गए हैं? गुप्ता जी ने अपने स्कूटर को स्टैंड से उतारते हुए कहा। ए जी, गोलू के पिताजी, हम जे कह रहे हैं कि पिंकिया के घर वालों को भी खबर कर देगा। गुप्ता ने घर पर ताला जड़ते हुए कहा। गुप्ता जी पलटे और कहा, घर वालों को काहे? उनके मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी फोन कर दो, पंजीरी बट रही है ना वहां। गुप्ता जी ने पहले बहुत ही प्यार से कहा और आखिरी शब्द थोड़ी ऊंची आवाज में। बेचारी गुप्ता ने तो आगे कुछ कहा ही नहीं, चुपचाप आकर स्कूटर पर उनके पीछे बैठ गई। गुप्ता जी ने स्कूटर स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ गुड्डू और गोलू की किस्मत खराब है? नहीं, बल्कि गज्जू गुप्ता की किस्मत इन दोनों से भी ज्यादा बुरी थी। अभी उनका स्कूटर मोहल्ले से बाहर निकला ही था कि बंद पड़ गया। गुप्ता जी ने गुप्ता इनको स्कूटर से नीचे उतरने को कहा और खुद भी नीचे चले आए। उन्होंने कई बार स्कूटर को चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्कूटर चालू नहीं हुआ। गुप्ता जी पिंकी को लेकर पहले ही परेशान थे, ऊपर से स्कूटर खराब हो गया। गुस्से में आकर गुप्ता जी ने स्कूटर को एक जोर की लात मारी और बेचारा स्कूटर सीधा नाली में जा गिरा। जे क्या कर रहे हैं? स्कूटर को काहे गिरा दिए? अब अस्पताल कैसे जाई हैं? गुप्ता ने कहा। हमका एक तो बात बताओ गोलू की अम्मा, तुम्हारे पैरों में का मेहंदी लगी है? गुप्ता जी ने बड़े प्यार से पूछा। नहीं तो, गुप्ता ने कहा। तो फिर पैदल चलो हमारे साथ, गुप्ता जी ने थोड़ा गुस्से से कहा और आगे बढ़ गए। गुप्ताइन ने आसमान की तरफ देखा और बड़बड़ाई। जे मिला था हमारी किस्मत में लिखने के लिए। अरे गोलू की अम्मा, तुम आ रही हो कि हम अकेले जाएं? गुप्ता जी ने आगे बढ़ते हुए कहा। आ रहे हैं, गोलू की अम्मा ने कहा और गुप्ता जी के पीछे पैदल ही चल पड़ी। मिश्रा जी का घर कानपुर। घर के आंगन में घूमती शगुन घर की सीढ़ियों के पास आकर बार बार गली में देखती और वापस चली जाती। शगुन गुड्डू का इंतजार कर रही थी, लेकिन गुड्डू अभी तक नहीं आया था। शगुन ने घड़ी में वक्त देखा जो कि रात के 9 बजा रही थी। शगुन एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ आई और गली की तरफ देखा, लेकिन गुड्डू इस बार भी नजर नहीं आया। शगुन ने हाथ में पकड़ा अपना फोन देखा और बड़बड़ाई। गुड्डू जी को फोन करके पूछे क्या? इतना वक्त हो गया, वो अभी तक नहीं आए। आखिर ऐसा तो क्या काम होगा पिंकी को? कहीं पिंकी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? शगुन अपने ही ख्यालों में उलझती जा रही थी और फिर बड़बड़ाई। नहीं, मुझे इंतजार करना चाहिए, हो सकता है गुड्डू जी रास्ते में हो, उन्हें फोन किया तो वो परेशान हो जाएंगे। बड़बड़ाते हुए शगुन जैसे ही पलटी, सामने से आते फूफा जी को देखकर रुक गई। फूफा जी ने शगुन को सीढ़ियों के पास देखा तो कहा, अरे बहू, इतनी रात में क्या कर रही हो? अच्छा, गुड्डू का इंतजार कर रही हो। हम तो पहले ही कह रहे कि गुड्डू अपनी प्रेमिका से मिलने गवा है, इतनी जल्दी तो वापस नहीं आएगा। कहा है कि पुराने गिले शिकवे जो दूर करने हैं, हो सकता है अब तो सुबह ही आए। फूफा जी का कहा एक एक शब्द शगुन के सीने में किसी तीर की भांति चुभ रहा था, लेकिन वो रिश्ते में शगुन से बड़े थे और घर के दामाद भी, तो शगुन ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही जाने लगी, फूफा जी ने कहा, वैसे पत्नी को अपने पति को कंट्रोल में रखना आना चाहिए, वरना पति को बाहर मुंह मारते बखत नहीं लगता। पहले फूफा जी ने शगुन से जो कहा वो तो शगुन ने चुपचाप सुन लिया, लेकिन इस बार वह खुद को रोक नहीं पाई और कठोरता से कहा, काश बुआ जी ने भी आपको थोड़ा कंट्रोल में रखा होता तो आपको भी दूसरों के घर कारोबार पर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आपको क्या दोष थे फूफा जी, जब बुआ जी ही पापा जी के आस्तीन का सांप बनी बैठी हैं। शगुन, तुम्हारी जे हिम्मत, राजकुमारी के लिए ऐसी नीच बात कह रही हो तुम? लाज शर्म भूल गई हो का? फूफा जी ने शगुन को आंखें दिखाकर गुस्से से कहा, लेकिन शगुन डरने वालों में से नहीं थी, वह बड़ों की इज्जत करना जानती थी।
लेकिन शगुन ये भी बहुत अच्छे से जानती थी कि फूफा जी जैसे लोगों को इज्जत आसानी से रास नहीं आती, इसलिए उसने उसी कठोरता से फिर कहा, मैंने तो सिर्फ बात नीच की है फूफा जी, पर आपने और भुआ जी ने तो मिलकर नीच हरकत करने में भी शर्म नहीं की, और हिम्मत तो कभी आपने मेरी देखी नहीं है। आप पापा जी और माँ जी को अपनी बातों से दबा सकते हैं, मुझे नहीं। इसलिए आपकी इज्जत इसी में है कि आइंदा से मेरे मुंह ना लगे। और रही बात गुड्डू जी को कंट्रोल में रखने की, तो वो कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे कंट्रोल में रखा जाए। वे सही गलत अच्छे से जानते हैं। शगुन की बातें सुनकर फूफा जी का मुंह बंद हो गया। वे आगे कुछ बोल ही नहीं पाए और शगुन वहां से चली गई। फूफा जी को सुनाकर शगुन सीधा किचन में आई और जग में पानी लेकर ग्लास में डाला और एक सांस में पी गई। शगुन का दिल धड़क रहा था और उसे पसीने आ रहे थे। वह गहरी सांसें ले रही थी। दरअसल शगुन ने आज से पहले किसी को इस तरह जवाब नहीं दिया था, लेकिन फूफा जी की बढ़ती बदतमीजियां देखकर शगुन को आखिरकार बोलना ही पड़ा। शगुन अभी भी हाथ में खाली ग्लास पकड़े सांसें ले रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर शगुन के कंधे पर हाथ रखा। शगुन घबराकर पलटी तो देखा मिश्राइन खड़ी थी। शगुन को पसीने से तरबतर देखकर मिश्राइन ने कहा, शगुन क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतना पसीना कहाँ आ रहा है तुम्हें? शगुन ने खुद को सामान्य किया और कहा, मैं ठीक हूं माँ जी, बस पानी पीने आई थी। हालत देखो अपनी, और पानी नहीं चलकर खाना खाओ। वक्त से खाओगे नहीं तो जैसा भी होगा ना। मिश्राइन ने अपनी साड़ी के पल्लू से शगुन के चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा। अपने लिए मिश्राइन का प्यार और परवाह देखकर शगुन का दिल खुशी से भर गया और उसने मिश्राइन को रोकते हुए कहा, माँ जी मैं बाद में खा लूंगी, अभी गुड्डू जी ने भी नहीं खाया है, वे आ जाएं। अरे गुड्डू का कोनो भरोसा नहीं है कि कब आए। तुम जिद पत्नी धर्म बाद में निभाना, अभी चलकर खाना खाओ। अपने बारे में ना सही जे नन्नी जान के बारे में तो सोचो। चलो आओ, मिश्राइन ने कहा। लेकिन माँ जी, शगुन ने कहा। मिश्राइन ने पलटकर देखा और कहा, मिश्रा जी को बुलाएं कहा है कि हमारी बात तो तुम सुनोगी नहीं। आप मेरी माँ हैं, आपकी बात भला कैसे टाल सकती हूं मैं? चलिए, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। शगुन ने मिश्राइन की बाह थामकर प्यार से कहा। मिश्राइन मुस्कुराई और शगुन का गाल थपथपा दिया। फूफा जी शगुन की शिकायत करने मिश्राइन के पास आए थे, लेकिन मिश्राइन और शगुन को साथ साथ खुश देखकर फूफा जी के अरमानों पर पानी फिर गया। पिंकी बाहर गुड्डू की बाइक के पास खड़ी गोलू और गुड्डू का इंतजार कर रही थी। तभी साड़ी में लिपटा घूंघट निकाले गोलू पिंकी के पास आया और कहा, पिंकिया, कौन हो तुम? पिंकी ने घबरा कर पीछे हटते हुए कहा, अरे हम हैं गोलू। गोलू ने घूंघट हटाकर कहा। पिंकी ने गोलू को इस रूप में देखा तो हैरानी से उसका हाथ अपने मुंह पर चला गया और उसने कहा, ये सब क्या है गोलू? जे सब छोड़ो, हमका जे बताओ तुम ठीक हो ना? इतनी रात में यहाँ चली आई, हमरे लिए काहे परेशान हुई इतना? हम आ जाते ना घर अपने आप। गोलू ने कहा। मम्मी ने जब बताया कि उन्होंने तुम्हें पागल खाने भेज दिया है तो हम बहुत डर गए थे गोलू। तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? पिंकी ने गोलू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। गोलू बेचारा कुछ कहता इससे पहले गुड्डू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ किया और एक घूंसा उसके मुंह पर मारकर कहा, साले अंदर का बकवास कर रहे थे? तुम हमारी औरत हो का नौटंकी में हिस्सा लिए हो का गोलू? हाँ, साले मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। गोलू उठा और खुद को झाड़ते हुए कहा, अरे गुड्डू भैया, वो बगत और कोनो आइडिया नहीं आया दिमाग में, तो जे सब कह दिया। हम आपको अपना मर्द काहे रखेंगे? हम तो खुद मर्द हैं। गुड्डू ने सुना तो खिंचते हुए कहा, मर्द नहीं गोलू, तुम सरदर्द हो, सरदर्द, वो भी हमरे लिए। कान खोलकर सुन लो गोलू, आइंदा से ऐसे कांड में फंसे ना तो हम ना निकालिए तो का। गोलू मायूस हो गया और रोनी से सूरत बनाकर कहा, बस का गुड्डू भैया, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम जानबूझकर किए हो। अरे हमने भी बहुत कांड संभाले हैं तुम्हारे, पर कबो ऐसे गुस्सा नहीं किए तो पे। पर सही है, आप ठहरे मिश्रा जी के लौंडे, हम पर हाथ साफ करना तो आपका लीगल राइट है। गोलू की बात सुनकर गुड्डू को एहसास हुआ कि उसे गोलू पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। गुड्डू खुद भी मायूस हो गया और कहा, गुस्सा नहीं कर रहे हैं यार गोलू, 2 दिन से कितना परेशान है देखे नहीं का तुम। अब तुम भी जे सब हरकतें करी हो तो हम क्या करेंगे बताओ? चलो दोपहर से कुछ खाए भी नहीं है, भूख भी लगी है।
कहा गुड्डू भैया, पहले बताना था भूख लगी है। कहते हुए गोलू गुड्डू के बगल में आया और एक सेब उसकी तरफ बढ़ा दिया। गुड्डू ने सामने देखते हुए सेब का एक टुकड़ा खाया और कहा, थैंक यू गोलू, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? गुड्डू के सवाल पर गोलू खामोश रहा तो गुड्डू ने अपने बगल में खड़े गोलू को देखा, जिसका सीना एक तरफ से उभरा हुआ था और दूसरी तरफ से चपटा था। गुड्डू कुछ समझ पाता इससे पहले गोलू ने अपने ब्लाउज में हाथ डाला और दूसरा सेब निकालकर उसका एक निवाला खाते हुए कहा, साला भूख तो हमें भी बहुत लगी है। गुड्डू ने जैसे ही देखा उसके हाथ में पकड़ा सेब गोलू के ब्लाउज से निकला है तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और वह उबकाई करते हुए साइड में चला गया। तो आज आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी उबकाई आ रही है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? तो ये थी गोलू की हरकतें जो आपको हंसाने के लिए हरदम होती रहेगी। और ये था मनमर्जियां भाग 33। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।